इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ रातों रात बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही पल की कहानी में उतरेंगे जब एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापार करने वाली कंपनी अचानक से शासक बन गई और उसने भारत के गांव की, देहात की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये उसी ऐतिहासिक पल की है। तारीख थी 12 अगस्त 1765। इसी दिन मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। अब दीवान बनने का मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा पैसा, सारा टैक्स, उसे वसूलने का हक अब कंपनी के पास था। सोचिए, एक कंपनी के हाथ में। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक कॉर्पोरेशन, एक कंपनी जिसका काम सिर्फ मुनाफा कमाना है, उसे एक पूरे देश का जमींदार बना दिया जाए? क्या नतीजा निकलता है इसका? लेकिन ये जो शानदार पेंटिंग दिख रही है, इसके पीछे की सच्चाई, कहानी कुछ और ही थी। कोई शाही दरबार नहीं लगा था, कोई बड़ा आलीशान फंक्शन नहीं हुआ। असल में तो ये पूरी डील रॉबर्ट क्लाइव के एक टेंट में हुई थी, बस कुछ अंग्रेज और भारतीय गवाहों के सामने। तो फिर ये पेंटिंग क्यों? अरे भाई, ये तो बस ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत दिखाने का एक तरीका था, अपनी कल्पना को सच की तरह पेश करने की एक कोशिश। तो दीवान तो बन गए, पर कंपनी अब एक अजीब सी कश्मकश में फंस गई थी। उसे दिखना तो था एक शासक की तरह, पर उसकी आत्मा तो एक ट्रेडर की थी, एक व्यापारी की। उसका तो बस एक ही मकसद था, जिम्मेदारी कम से कम हो और पैसा ज्यादा से ज्यादा बने, ताकि उस पैसे से अपने व्यापार को और फैलाया जा सके। तो इस लालच का, इस सोच का नतीजा क्या निकला? जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 1 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की तादाद है जो 1770 में बंगाल में पड़े भयानक अकाल में मारे गए थे। कंपनी की बेरहम नीतियों ने गांव की अर्थव्यवस्था को एकदम निचोड़ कर रख दिया था, और जब मौसम ने भी दगा दिया तो बंगाल की करीब करीब 1/3 आबादी भूख से मर गई। अच्छा, इस तबाही से कंपनी ने एक बात तो सीख ली कि अगर लगातार मुनाफा कमाना है तो टैक्स वसूलने का, रेवेन्यू कलेक्शन का कोई पक्का सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पैसा कमाने की ये मशीन बनाने के लिए कंपनी ने क्या-क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। कंपनी ने ना 3 बड़े सिस्टम्स ट्राई किए: परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम। अब नाम भले ही अलग अलग थे, तरीके भी थोड़े बहुत अलग थे, पर इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, और वो ये कि टैक्स की मांग वो इतनी ज्यादा रखी गई थी कि किसानों के लिए उसे चुका पाना लगभग नामुमकिन था। 1806 में एक अंग्रेज अफसर थे, H.T. कोलब्रुक। उन्होंने किसानों की हालत पर जो लिखा वो आज भी चुभता है। उन्होंने कहा कि किसान भारी भरकम लगान के बोझ तले दबे हैं। वो बिना किसी उम्मीद के काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी हालत कभी सुधरने वाली नहीं है। मतलब साफ था, ये सिस्टम किसानों का खून चूस रहा था। तो निचोड़ क्या निकला? नतीजा ये कि कंपनी का हर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और फेल होता भी क्यों नहीं, जब हर सिस्टम का मकसद किसानों की भलाई था ही नहीं, मकसद तो सिर्फ कंपनी का खजाना भरना था। आखिर में हुआ ये कि किसान या तो अपनी जमीनें छोड़कर भागने लगे, या फिर कर्ज के ऐसे दलदल में फंस गए जिससे निकलना नामुमकिन था। पर रुकिए, कहानी सिर्फ जमीन के लगान की नहीं है। कंपनी इतने से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि भारत के किसान अब वो फसलें उगाएं जिनकी यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमारी नजर एक खास फसल पर जाती है, नील। स्क्रीन पर ये 2 खूबसूरत कपड़े दिख रहे हैं, है ना? एक तरफ है भारत की ट्रेडिशनल कलमकारी और दूसरी तरफ है 19वीं सदी का ब्रिटिश मॉरिस प्रिंट। डिजाइन तो एकदम अलग अलग है, पर क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इन दोनों में एक चीज क्या कॉमन है? सोचिए जरा। वो कॉमन चीज है इनका गहरा चमकीला नीला रंग, और ये रंग आता था नील यानी इंडिगो के पौधे से। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि भारतीय नील की डिमांड कैसे रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। हुआ ये कि अमेरिका से नील की सप्लाई बंद हो गई, तो ब्रिटेन पूरी तरह से भारत पर डिपेंडेंट हो गया। और 1810 तक तो हालत ये थी कि ब्रिटेन में जितना भी नील आता था उसका 95%, जी हाँ 95% भारत से जा रहा था। और जाहिर है, इस जबरदस्त डिमांड को पूरा करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा जाल बुना गया जिसने लाखों भारतीय किसानों को कर्ज और मजबूरी के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया जो कभी खत्म ही नहीं होता था।
इस सिस्टम को कहते थे रैयती सिस्टम। इसमें होता ये था कि बागान मालिक, जो ज्यादातर अंग्रेज थे, वो किसानों को कम ब्याज पर कर्ज का लालच देते थे, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि किसान को अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ नील उगाना होगा। यह एक ऐसा मीठा जहर था, एक ऐसा जाल था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। देखिए, नील उगाना तो बस कहानी का पहला हिस्सा था। असली और मुश्किल काम तो था उसे डाई यानी रंग में बदलना। इसमें कई स्टेप्स थे। पहले पत्तियों को बड़े बड़े हौदों यानी कुंडों में घंटों तक सड़ाया जाता था। फिर उस घोल को घंटों तक पीटा जाता था और तब जाकर जो गूदा नीचे बैठता उसे निकालकर, दबाकर और सुखाकर नील की टिकियां बनाई जाती थी। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कमर तोड़ मेहनत मांगता था। इसकी शुरुआत होती थी खेतों से, जहां मजदूर, ज्यादातर पुरुष, नील के पौधों को काटते थे। कटाई के बाद इन पौधों को कारखानों तक लाया जाता था। और इन कारखानों के मालिक कौन थे? ज्यादातर ब्रिटिश प्लांटर्स। यहीं से असली जुल्म की कहानी शुरू होती थी। ये कारखाने बागान मालिकों की ताकत के और उनके शोषण के सेंटर थे। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये जो शख्स है, इसे कुंड बीटर कहते थे। जरा सोचकर देखिए, इसे दिन में 8-8 घंटे कमर तक गहरे बुलबुले छोड़ते हुए बदबूदार पानी में खड़े रहना पड़ता था और लगातार उस घोल को पीटना होता था। ये काम सिर्फ मुश्किल नहीं था, ये अमानवीय था, बेहद क्रूर था। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो बगावत होती है। और 1859 में बंगाल के किसानों ने आखिरकार फैसला कर लिया कि बस अब और नहीं, अब चुपचाप मार नहीं खाएंगे। मार्च 1859 में जो हुआ वो एक विद्रोह था। हजारों हजार किसानों ने, जिन्हें रैयत कहा जाता था, उन्होंने एक साथ मिलकर बगावत कर दी। उन्होंने साफ कह दिया, हम नील नहीं उगाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भालों और तीरों से नील के कारखानों पर हमला कर दिया। बागान मालिकों के जो एजेंट थे, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, मतलब हुक्का पानी बंद। और जब बागान मालिकों ने अपने लठैत भेजे तो किसानों ने उनका भी डटकर मुकाबला किया। 1860 में जब इस मामले की जांच के लिए एक कमीशन बना तो उसके सामने हाजी मुल्ला नाम के एक किसान ने जो कहा वो इस पूरे विद्रोह की आत्मा को एक लाइन में बता देता है। उन्होंने कहा, मैं भीख मांग लूंगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। ये बयान साफ करता है कि ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये लड़ाई थी इज्जत की, आत्मसम्मान की। इस विद्रोह ने बागान मालिकों को और अंग्रेजी सरकार को, दोनों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन संघर्ष की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस एक शुरुआत थी। इसकी चिंगारी अब दूसरी जगहों पर भी फैलने वाली थी। बंगाल में हुए इस विद्रोह का असर ये हुआ कि वहां नील का प्रोडक्शन लगभग ठप पड़ गया। तो बागान मालिक कहाँ गए? वो बिहार शिफ्ट हो गए। लेकिन ये लड़ाई उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। दशकों बाद साल 1917 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने बिहार के चंपारण में इन्हीं नील किसानों के हक की लड़ाई लड़ी और यही उनका भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह बना। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। कैसे सिर्फ एक रंग के लिए, एक फसल के लिए हुई लड़ाई शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा सिंबल बन सकती है? कैसे वो एक देशव्यापी क्रांति के बीज बो सकती है? ये कहानी सिर्फ नील की नहीं है, ये कहानी है जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ,